बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें से कुछ जो लॉज हैं वो आपने क्लास 11th में भी क्लास 10th में भी शायद आप पढ़े होंगे। वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, पर कुछ उसमें और भी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें यह बोला जाता है total mass of the reactant will be equal to the total mass of the product. For a physical or chemical change, total mass of the product will be equal to the total mass of the reactant. मतलब किसी भी प्रोसेस में रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में ये जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ये छोटी क्लास का डेफिनेशन। मैं इसमें क्या चीज मिस्टेक है ये भी आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सुन लीजिए पहले। नॉर्मल जो ये बुक में जो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। मतलब जितना आप रिएक्टेंट लिए उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलने का मतलब ये है। इसलिए इसी लॉजिक के कारण हम लोग कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस इसलिए करते हैं कि जितना आपको रिएक्टेंट दिख रहा है उतना ही आपको प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। उसके पीछे यही कारण है कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। बैलेंस करने का मतलब ये कि पूरा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी मैंने क्या कहा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं AgNO3, एक कंपाउंड है, ठीक। NaNaCl दूसरा कंपाउंड है। ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो बन गया AgCl और NaNO3, ठीक। तो यहाँ इसका जो टोटल मास है और इसका टोटल मास सेम होगा। मान लीजिए समझने के लिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये 10 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, या ये 50 ग्राम है। तो टोटल मास आप इसको कितना लिए? 70 ग्राम। तो 70 ग्राम लिए तो टोटल भी कितना बनेगा? 70 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। किसी प्रोसेस में, किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में प्रोडक्ट का जो टोटल मास रहेगा वो रिएक्टेंट का टोटल मास के इक्वल होगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि मास जो रहता है उसको ना तो आप मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो उसको बना सकते आप, ना तो आप उसको खत्म कर सकते। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, पर ये इसका बहुत कम यूज होने वाला जो है डेफिनेशन है। ज़्यादा यही यूज होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वाली जो बात बोला, क्या बोला? इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें दो छोटी सी चीज समझ लीजिए। पहली चीज अपन ये समझ लेते हैं कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो ये चीज बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। इसमें क्या गड़बड़ी है? देखिए, आपको लिखना तो यही है क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बने, ठीक। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जब CO2 बना रहे थे तो कार्बन का मास होता है 12, ठीक। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का मास हो गया 32। और यहाँ CO2 का मास लेंगे तो एक कार्बन है 12 और दो ऑक्सीजन है, टोटल यहाँ मिलके क्या बन जाएगा? 32। तो ये टोटल मास हो रहा है 44। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 12 कार्बन 32 ऑक्सीजन। 32 क्यों आया? एक ऑक्सीजन का 16 होता था, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। तो 12 प्लस 32 हो गया। 12 प्लस 32 क्या हो गया? 44 ग्राम। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि 44 ग्राम रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी 44 ग्राम बन रहा है। अब इस इक्वेशन को देखने से क्या समझ में आता है कि 12 ग्राम यदि आप कार्बन लेते हैं तो उसके लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रहना चाहिए। ये दोनों मिलके 44 ग्राम CO2 बनाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए
ये कब सही है? जब ये पूरा यूज हुआ रिएक्टेंट। पर अगर अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इसको मैं 24 ग्राम ले लूं, ठीक, और इसको 44 ग्राम ले लूं, मतलब इसको 32 ग्राम ही लूं, तो भाई 32 के साथ तो केवल 12 रिएक्ट करेगा। भले मैं यहाँ 24 ग्राम कार्बन ले लिया हूं, पर 32 के साथ तो 12 ही रिएक्ट करेगा, यहाँ 12 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ एक 12 यूज होगा तो 12 जो है कार्बन बच जाएगा, और ये 12 यूज होगा, ये 32 यूज होगा, अभी भी ये 44 बना। अब यहाँ पर देखिए कि इस रिएक्शन में टोटल जो रिएक्टेंट आप यूज किए, कितना यूज किए? 56 ग्राम, पर प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 44 ग्राम। तो इस केस में क्या ये बोलना सही होगा कि प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल है? नहीं, ठीक। इसमें दो चीज ऐसा आप बोल सकते हैं, इसमें दो जो करेक्शन होने चाहिए, जो हुआ नहीं है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या है। इसमें ऐसा बोल सकते थे कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल आप लिए ज्यादा हो, पर पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं? इसका 12 और इसका 32, मतलब 44 ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जितना लिए हैं वो नहीं, जितना पार्टिसिपेट कर रहा है वो। एक चीज क्या बोल सकते हैं? पहला, टोटल मास इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा उसके इक्वल के बराबर है, जो लिए हैं उसके इक्वल नहीं है। एक चीज। इसी में दूसरा और क्या कर सकते थे? एक वर्ड होता है रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब होता है मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर। तो अगर ऐसा बोल देता, इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो भी ठीक हो जाता। टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट बोलते तो क्यों ठीक हो जाता? देखिए, मान लीजिए इस प्रोसेस में आपके पास शुरू में, जैसे इसको मैं लिखता हूं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या है? आपके पास एक 24 ग्राम लिए, इसको 32 ग्राम लिए, टोटल आपके पास मास कितना हो गया? 56 ग्राम। और उस समय ये बना नहीं है, अभी जीरो, मतलब शुरुआत की बात है ना। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो शुरू में आप रॉ मटेरियल इतना लिए, आपके पास ये इतना था, ये जीरो था। पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनल स्टेट में क्या हुआ? ये 12 ग्राम बच गया, क्योंकि इसमें से 12 और ये 32, तो ये 12 ग्राम बचा, क्योंकि 12 ग्राम ही यूज होगा 32 के साथ, और ये बचा 0 और ये 44 बचा। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 56 आ रहा है ना। तो पहले अगर आप टोटल मास का सम देखेंगे, इसका 50 प्लस 0 56 आ रहा था, और दूसरे केस में 12 जो इधर बचा रिएक्टेंट वो, और 44 प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए दोनों केस में 56 आ रहा है। तो रिएक्शन मिक्सचर का मास कंजर्व्ड है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन मिक्सचर। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टोटल मास को, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि रिएक्शन मिक्सचर का मास कंजर्व्ड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या क्या बोलना चाहिए कि किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है, तो भी गलत नहीं है। तो ये चीज जो है गलत नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बुक के हिसाब से क्या बोलना है? इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये बुक के हिसाब से है। ठीक है, और आपको यही लिखना है। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना है? एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए था? बोलना हमको ये चाहिए था कि किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में टोटल मास जो प्रोडक्ट का है
वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल है। या और क्या बोल सकते हैं, इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स द सेम। रिएक्शन मिक्सचर बोलने का मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों उसमें शामिल हो जाएगा, तो दोनों का मास टोटल सम रहता है। अब कितना रिएक्ट कर रहा है कितना बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसी को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने लैंडोल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें इन्हीं दो रिएक्टेंट को लिया गया था। उसमें क्या किए थे, एक एच शेप की ट्यूब थी, लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, एक एच शेप की ट्यूब थी ये ऐसा, इसमें क्या किए वो दोनों रिएक्टेंट को भर दिए। यहाँ पर ये नॉब लगा हुआ था, अब यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ भर दिए AgNO3 और दूसरी तरफ भर दिया NaCl, ठीक। और रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, ये पहले ऐसा था, सॉरी AgNO3 NaCl था, फिर इसको ओपन किए, ओपन करके चेक कर दिए तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर लिया। अब AgNO3 क्या बन गया, AgCl बन गया। अब ये दोनों पूरा में, पहले क्या थे, इस तरफ AgNO3, एक तरफ AgNO3 था, एक तरफ NaCl। ये जरूरी नहीं कि AgNO3 को इधर NaCl को इधर बनाओ, इधर इधर भी बना सकते हैं। तो पहले रिएक्टेंट था, इसको ओपन किए, चेक किए, अब इस पूरे में सब चीज हो गया, ये पूरे में प्रोडक्ट मिक्स है, अब ये सेपरेटेड नहीं। अब प्रोडक्ट बना क्या, अब यहाँ पर जो अवेलेबल है वो है इन दोनों के रिएक्शन से क्या क्या अवेलेबल है, AgCl और NaNO3। तो इसमें ये देखा गया कि रिएक्शन के पहले इस ट्यूब को पूरा तौले, रिएक्शन के पहले, और रिएक्शन के बाद फिर तौले, तो देखिए कि इसका मास उतने का उतना ही है। प्रोडक्ट अलग अलग बन गया है, अब पहले जो था वो नहीं है, अब इसमें कुछ दूसरा चीज बन गया। मतलब दूसरा चीज क्या बन गया, पहले क्या था AgNO3 और NaCl था, अब इसमें क्या है AgCl और NaNO3 है। तो इसमें हो ये गया कि टोटल मास उतना ही है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास उतना ही है। तो यही हम लोग कहते हैं लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी फिजिकल या केमिकल, इसमें जो है केमिकल रिएक्शन है इसलिए केमिकल वर्ड यूज करना चाहिए, कि लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद टोटल मास जो है वो कंजर्व रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके आगे की और चीजें, इसमें क्या लिमिटेशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।